नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान देंगे आज का क्लास दोस्तों, आज का क्लास फिजिक्स से है और फिजिक्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। फिजिक्स का पार्ट 3 है, 2 पार्ट हम लोग कर चुके थे। अगर आप चाहते हैं देखना तो इंटर एग्जाम प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 3 में हम लोग विद्युत धारा, ध्यान देंगे, विद्युत धारा से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बात बता दें दोस्तों, आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप जरूर जुड़ें। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो उसमें जरूर दें और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है दोस्तों, क्वेश्चन 1 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। जल्दी से बताएं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कि कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। क्या नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या मैग्नीज। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो जल्दी से बताएं कि कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, तांबा का तार का संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। जो घरों में फ्यूज लगे रहते हैं उसमें तार लगाया जाता है दोस्तों, तो उसमें जो तार यूज होता है वह किस पदार्थ के निर्मित होती है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत ही बढ़िया और VVI क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे, सभी लोग देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो फ्यूज तार होती है वह लेड एवं टीन का मिश्र धातु होता है, अर्थात सीसा एवं टीन का मिश्र धातु, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ध्यान देंगे सीसा का सिंबल होता है Pb और टीन का होता है Sn, इसलिए Pb प्लस Sn का मिश्र धातु होता है फ्यूज तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, तीन प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है। ध्यान देंगे 3 प्रतिरोधक है और सभी का प्रतिरोध कितना है, R है। इसे भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए हैं, अर्थात इसे भिन्न भिन्न अलग अलग तरीकों से जोड़ रहे हैं। तो इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। जो ऑप्शन दिया है दोस्तों 3R, 2R/4, R/3, 2R/3, तो कौन प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप किसी भी तरीका से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, सीरीज में या पैरेलल में। तो 3 प्रतिरोध मिला है, आप इसे किस किस तरह से जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद कौन डाटा नहीं आ सकता है। तो चलिए हम आपके सामने जोड़कर दिखाते हैं। सबसे पहले तीनों प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध को RS से लिखते हैं, R से प्रतिरोध, S से सीरीज। तो जोड़ने पर दोस्तों सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला होता है, जैसे से प्रतिरोध सिंपल जोड़ दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी में जोड़ने का यह तरीका होता है। तो दोस्तों R1 भी R है, R2 भी R है और R3 भी R है, तो तीनों R है दोस्तों। तो जब R प्लस R तो कितना R हो जाएगा, 3R। तो दोस्तों 3R को ला सकते हैं। हमें कह रहा है कौन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब दूसरा तरीका से जोड़ते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1/RP। तो समांतर क्रम में लटका के जोड़ते हैं, याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा और समांतर में लटकाकर, अर्थात 1/RP समतुल्य प्रतिरोध को P से सूचित करें RP से। तो चलिए इसमें भी
करते हैं तो दोस्तों पहला प्रतिरोध कितना है, R है, दूसरा भी कितना है, R ही है, और तीसरा भी कितना है, R है। तो जब R का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और जब R से R में भागा देंगे तो 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो इसी तरह से तीनों में हो जाएगा दोस्तों। तो कितना वैल्यू आया, 3/R। तो दोस्तों ये निकला 1/Rp। हमको समतुल प्रतिरोध Rp निकालना है, तो Rp निकालने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो Rp/1 को नहीं लिखेंगे, इस तरह से इधर वाला भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा R/3। तो दोस्तों R/3 ऑप्शन सी ये भी आ सकता है। अर्थात हम सभी को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3R आएगा, सभी को समांतर में जोड़ेंगे तो R/3। कौन नहीं आ सकता है, चलिए और भी तरीका से जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक तरीका और अपनाते हैं। अपर वाला में क्या करते हैं, दो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं। तो जब दो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो हो जाएगा R प्लस R, तो कितना हो गया 2R, ठीक है। और ए को तो उसी तरह से है R। अब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सुनिएगा, दो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने पर 2R आया और तीसरा प्रतिरोध R है। अब क्या करते हैं, दोनों के जोड़ने के बाद जो आया और तीसरा प्रतिरोध है, ये दोनों को क्या में करते हैं, समांतर में। ध्यान देंगे, समांतर क्रम में ध्यान देंगे दोस्तों। जो R1 है और R2 है और R3, ये दोनों को हम क्या किए, समांतर क्रम में जोड़ दिए, बल्कि सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में जोड़ने के बाद क्या आया, 2R, और ये R3 कितना था, R। ये दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल में, अर्थात समांतर क्रम में। तो चलिए जोड़ के बताते हैं। तो क्या करेंगे, जब दोनों को जोड़े थे श्रेणी में तो आया था दोस्तों 2R, और एक है R। अब ये दोनों को क्या करेंगे, समांतर में, अर्थात लटका के। तो लटका के जोड़ने के लिए सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस तरह से जोड़ेंगे दोस्तों, 1/2R प्लस 1/R। चलिए जब एलसीएम लेंगे 2R और R का तो 2R हो जाएगा दोस्तों। 2R से 2R में भागा देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना के तो 1, और R से 2R में तो 2 होगा, और 2 में 1 से गुना के तो 2, तो 2 1 3/2R। अब दोस्तों 1/Rp ना है, जब इसे Rp निकालेंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2R/3, 2R/3। तो 2R/3 भी देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन डी में, अर्थात ऑप्शन ए भी ला सकते हैं, ऑप्शन सी भी ला सकते हैं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब ये तीनों प्राप्त किया जा सकता है तो कौन नहीं प्राप्त किया जा सकता है, 2R/4। 2R/4 किसी भी तरह से जोड़ने पर नहीं आएगा मान, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। समझ गए? अगर नहीं समझे तो लाइव क्लास के बाद फिर से इसे एक बार पुनः देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, एक 10 ओम, ध्यान देंगे, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। अर्थात एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, इस तार की लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, पहले का प्रतिरोध कितना है, तो पहले का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है। अब खींचकर इसे कितना कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया। तो जो नया प्रतिरोध हो क्या होगा, तो नया प्रतिरोध याद रखेंगे, नया प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है, बढ़िया से समझेंगे, नया प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है खिंचाव का स्क्वायर। ध्यान देंगे, खिंचाव का स्क्वायर, खिंचाव का स्क्वायर और गुना पहले वाला प्रतिरोध। पहले वाला प्रतिरोध को R1 से सूचित करते हैं और नया को R2 से, ठीक है। तो पहले वाला प्रतिरोध याद रखेंगे, खिंचाव का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार आता है दोस्तों। नया जब किसी तार की लंबाई को हम खींच दे रहे हैं, उसके बाद अगर नया प्रतिरोध पूछे तो नया प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है खिंचाव का स्क्वायर गुना पहले वाला प्रतिरोध। तो यहां ध्यान देंगे, खिंचाव का स्क्वायर कितना गुना कर रहा है, तो 3 गुना कर रहा है। तो दोस्तों खिंचाव का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर और गुना पहले वाला प्रतिरोध। पहले का प्रतिरोध कितना था, पहले का प्रतिरोध 10 ओम था, इसलिए 10, तो 3 का स्क्वायर 9 और गुना 10, 10 नमा 90, अर्थात 90 ओम। समझ गए दोस्तों? याद रखेंगे, कभी भी तार की लंबाई को खींच दे रहा है तो जितना गुना खींचेगा उसका स्क्वायर और जो पहले का प्रतिरोध है उसको गुना कर दीजिएगा, वही है
नया प्रतिरोध। इसलिए आप फार्मूला को बढ़िया से याद रखेंगे। नया प्रतिरोध बराबर खिंचाव का स्क्वायर गुना पहले वाला प्रतिरोध। याद रखेंगे, खिंचाव का स्क्वायर गुना पहले वाला प्रतिरोध। यहाँ खींच रहा है कितना गुना, 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर 9, अब पहले वाला प्रतिरोध था 10, तो 9 गुना 10 अर्थात 90 ओम। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों किरचॉफ, जिसे किरचॉफ भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। दोस्तों कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम आधारित है। किस पर आधारित है? क्या प्रथम नियम, ध्यान देंगे जितने भी ऑप्शन है, प्रथम नियम का, ये द्वितीय नियम का, प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय। तो दोस्तों आप लोग को सभी को पता होगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश पर है आधारित, और दूसरा नियम दोस्तों ऊर्जा पर। तो प्रथम नियम आवेश ठीक है इसमें ऑप्शन में, मगर दूसरा किस पर है? संवेग पर। तो ये होगा नहीं दोस्तों। प्रथम नियम आवेश और किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में। तो देख सकते हैं प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। याद रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर एवं द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इसी तरह से इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए लाइव क्लास डिस्कशन के साथ होती है, इसलिए आप लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे जरूर ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। दोस्तों अगर हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हैं और प्रतिरोध घट रहा है तो वह पदार्थ क्या होगा? अतिचालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अतिचालक गुड कंडक्टर, अर्धचालक और विद्युतरोधी माने कुचालक कौन पदार्थ होगा अगर ताप बढ़ाएंगे और प्रतिरोध घटेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे हमेशा कि ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ध्यान देंगे अगर कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक है और ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान देंगे ताप बढ़ाने पर अगर चालक है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक है तो उसका प्रतिरोध घटेगा। यहां कर रहा है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है, तो दोस्तों समझ गए होंगे कि क्या होगा? ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटेगा तो वह क्या होगा? अर्धचालक। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ध्यान देंगे दोस्तों अर्धचालक कौन कौन है? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी पदार्थ क्या है? अर्धचालक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया। ध्यान देंगे 3 प्रतिरोध दिया है और सभी का मान कितना है? 1 ओम है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया है और इसको जोड़ना है, जोड़कर आप कम से कम कितना प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं? तो ध्यान देंगे दोस्तों कभी भी प्रतिरोध को जोड़ने के बाद अगर अधिक लाना है, ध्यान देंगे जो प्रतिरोध आपको मिला है और सभी को जोड़कर अगर अधिक लाना है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान देंगे सीरीज में जोड़ेंगे। कभी भी ध्यान देंगे जो भी आपको वैल्यू दिया है उससे अगर अधिक लाना है तो समझ जाइएगा कि सीरीज में जोड़ना है, और अगर जो दिया है वैल्यू उससे कम लाना है तो समांतर क्रम में। तो इसलिए दोस्तों हमको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया है और इनके संयोजन से न्यूनतम कम से कम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो सभी को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1/Rp बराबर, और सबका मान क्या था? 1, तो 1/1 1/1 1/1। नीचे वाला प्रतिरोध है दोस्तों R1 R2 R3, तो 1/1 1/1 1/1 अर्थात 1 कितना हो गया? 3/1। तो 1/Rp बराबर 3/1, इसलिए Rp बराबर तो 1/3, मतलब न्यूनतम कितना ला सकते हैं? तो 1/3 ओम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कभी भी ध्यान देंगे दोस्तों आपको न्यूनतम प्रतिरोध लाना हो तो उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला होता है लटकाकर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसी तरह से चलते चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों एक आदर्श
एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? एक आदर्श, ध्यान देंगे, आदर्श वोल्ट मीटर कर रहा है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर लाइव चैट में देंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव चैट में देंगे। दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 3 देख रहे हैं जिसमें विद्युत धारा से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सभी लोग बताएं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है दोस्तों आपका अनंत। याद रखेंगे, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदर्श आमीटर, ध्यान देंगे वह वोल्ट मीटर था या आमीटर है, एक आदर्श आमीटर अर्थात ए मीटर का प्रतिरोध होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होगा। तो याद रखेंगे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है? तो शून्य होता है। आमीटर रहेगा तो शून्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर हमें बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। क्या होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब प्रतिरोधकता ताप गुणांक का सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें सभी कुछ कट जाते हैं, बस बच जाता है दोस्तों ताप का वैल्यू, और ताप का वैल्यू नीचे रहता है। इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रति केल्विन। याद रखेंगे प्रति केल्विन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान हो जाएगा। जल्दी से बताएं दोस्तों, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लगभग समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि यदि किसी पदार्थ का ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए, उसका 3 डिग्री सेल्सियस से उससे बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे दोस्तों प्रतिरोधकता गुणांक का मान लगभग समान रहेगा। याद रखेंगे लगभग समान, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दोस्तों स्विच ऑन करने के बाद किसी भी बिजली उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है, तो कहता है किसी भी विद्युतीय जो बल्ब कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब कर रहा है, उपकरण दूसरा उपकरण नहीं दोस्तों, बल्ब की बात कर रहा है। तो स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होगा? आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब का जो स्विच है उसे ऑन कर दिए, तो ऑन करने के बाद उस बल्ब का ताप क्या होगा? बढ़ता ही जाता है या प्रथमता बढ़ता है फिर घटता है, या प्रथमता घटता है फिर बढ़ता है, या प्रथमता बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है? मतलब पहले बढ़ेगा और फिर स्थिर हो जाएगा, या बढ़ता ही जाएगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका स्विच ऑन कर दे रहे हैं तो क्या होगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब कभी एक इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच ऑन करेंगे तो उसका जो ताप है वो क्या होगा? पहले बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। याद रखेंगे पहले बढ़ेगा उसके बाद स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दोस्तों किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? किसी धातु के तार को गर्म कर दे रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध होता है। बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों, गलत होगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
तो याद रखेंगे दोस्तों, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। याद रखेंगे, बढ़ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, प्रतिरोध परिपथ का गुण। ध्यान देंगे, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। परिपथ जो सर्किट दोस्तों, जो परिपथ किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कहता है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सभी लोग उत्तर देंगे कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध, धारा, वोल्टता, विद्युत वाहक बल। तो ध्यान देंगे दोस्तों, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध के कारण ही विद्युतीय ऊर्जा ताप में बदलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग आज फिजिक्स का पार्ट 3 देख रहे हैं, और जिसमें विद्युत धारा से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आप लाइव क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। उसमें प्रतिदिन के लाइव क्लास का पीडीएफ आपको प्रतिदिन मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। क्या कारण है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का, जल्दी से बताएं दोस्तों। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो उसका कारण दोस्तों विद्युतीय विभव में अंतर। याद रखेंगे, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण विद्युतीय विभव में अंतर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, यदि विद्युतीय बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। कितना प्रतिशत, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है, जितना उसकी धारा 3% से बढ़ा दी जाती है, तो जो उसका शक्ति होगी कितना प्रतिशत बढ़ेगी। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, प्रयास करें इसी तरह से। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि विद्युत बल्ब में धारा को 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति दोस्तों 6% बढ़ जाएगी। याद रखेंगे, उसकी शक्ति 6% बढ़ जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व उसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे। आप लोग को पता होगा, हम फार्मूला भी बताए थे कि नया प्रतिरोध बराबर होता है खिंचाव का स्क्वायर गुना पहले का प्रतिरोध। तो दोस्तों इसमें तार की लंबाई को खींचकर दुगना किया है, तो खिंचाव का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और गुना पहले वाला प्रतिरोध। पहले का प्रतिरोध कितना था दोस्तों, R था, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना R, अर्थात कितना हो गया दोस्तों 4R, अर्थात नया प्रतिरोध 4R। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखे थे, इसलिए अगर आप समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे सही होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात इसका संकेत में ईवी से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, आवेश को, विभवांतर को, या धारा को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। और दोस्तों ऑप्शन में ऊर्जा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋण आवेश का प्रभाव होता है, ऋण आवेश का प्रभाव होता है कोचि में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों। ऋण आवेश अर्थात ऋण आवेश का प्रभाव होता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऋण आवेश का प्रभाव निम्न विभव मतलब कम वोल्ट से उच्च वोल्ट, लो वोल्ट से हाई वोल्ट, निम्न विभव से उच्च विभव की होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हम लोग विद्युत धारा से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज क्लियर कर लेंगे इस सेट में। इसलिए सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ताप वैद्युत युग्म, ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीबेक धारा, जूल धारा, पेल्टियर धारा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ताप युग्म, ताप वैद्युत युग्म, ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? तो सीबेक धारा। इसके बारे में अगर जानेंगे दोस्तों तो इसका एक प्रश्न आता है 2 नंबर में कि सीबेक प्रभाव क्या है। बहुत ही बढ़िया और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का कि सीबेक प्रभाव क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सीबेक प्रभाव क्या है? तो जब कहता है कि दो भिन्न प्रकार के, जब दो भिन्न प्रकार के धातु के तार के किनारों को एक साथ जोड़ देते हैं, जब दो भिन्न प्रकार के धातु के तार के किनारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसे ताप युग्म कहते हैं। याद रखेंगे, जब दो भिन्न प्रकार के धातु, अलग अलग प्रकार के धातु के तार के किनारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसे ताप युग्म कहते हैं। और जब ताप युग्म के एक सिरे को गर्म और दूसरे सिरे को ठंडा करते हैं, अर्थात ताप युग्म के सिरों पर तापांतर, अर्थात एक जगह गर्म है एक जगह ठंडा है, तापांतर उत्पन्न करते हैं तो ताप युग्म से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसे ही सीबेक प्रभाव कहते हैं। समझ गए दोस्तों, जब भिन्न भिन्न प्रकार के धातु के तार को किनारे को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहेंगे? ताप युग्म। और जब ताप युग्म के एक सिरे को गर्म और दूसरे सिरे को ठंडा करते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही सीबेक प्रभाव कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ ताप वैद्युत युग्म से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? तो सीबेक धारा, क्योंकि उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसको मापने में? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हीट इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किससे मापने में? तो याद रखेंगे दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ताप वैद्युत युग्म एक साधन है, कहता है जो अभी जिसके बारे में पढ़ा है दोस्तों, ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है किस चीज में? ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो याद रखेंगे, ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है किससे किस चीज में? तो दोस्तों उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखें, क्योंकि दोनों सिरों को एक जगह गर्म एक जगह ठंडा करते थे, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे दोस्तों सभी प्रश्न का उत्तर सही होगा। इसलिए याद रखेंगे, ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्या चीज करने से? अगर तापमान बढ़ा देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने से। जल्दी से बताएं दोस्तों, क्योंकि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब?
बहुत बढ़िया है, प्रयास अच्छा कर रहे हैं आप लोग। याद रखेंगे दोस्तों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से बढ़ता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।